तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। बिल्कुल मैं राजेंद्र देव आपके साथ यूपी उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं गंगा सवेरा के साथ। तमाम बड़ी खबरें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की लगातार हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले बात उत्तराखंड के मौसम की कर लेते हैं। उत्तराखंड में रविवार से जो बारिश का दौर शुरू हुआ उसने किस कदर अपना कहर बरपाया ये हम सबके सामने है। बारिश का रौद्र रूप हम सब ने देखा है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज उत्तराखंड का मौसम कैसा रहेगा। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक आज उत्तराखंड को राहत है। आज उत्तराखंड में मौसम साफ रहेगा। साथ ही साथ ऐसा मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अगले 8 से 10 दिन तक किसी तरह का कोई भी बारिश का अलर्ट नहीं है। और अगर बारिश से अब तक हुई मौतों के बारे में बात की जाए तो उत्तराखंड में अब तक बारिश से 34 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान किया है। तो आज मौसम कैसा रहेगा ये हमने आपको बताया। आइए अब चलते हैं ग्राउंड जीरो पर अपने संवाददाताओं के पास। वो हमें बताएंगे कि मौसम का ताजा हाल क्या है, किस जिले में अभी कैसा वेदर है। बिल्कुल, और देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता पंकज राणा, रामनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं दानिश खान और हल्द्वानी से हमें मौसम पर अपडेट देने के लिए हमारे साथ हैं अंकित शाह। तो अब हम चलेंगे पंकज राणा के पास। सबसे पहले पंकज, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इस वक्त वहां पर मौसम कैसा है और आज के लिए क्या भविष्यवाणी है। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए आज मौसम साफ बना हुआ है। हालांकि हल्के जो बादल हैं वो छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने ये कहा है कि अगले 8 से 10 दिनों तक प्रदेश में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा, यानी कि अब आने वाले 10 दिनों तक किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस लिहाज से कहा सकता है कि अब थोड़ी सी राहत लोगों को मिल सकेगी, चारधाम यात्रा खुल सकेगी और जहाँ पर ज़्यादा आपदाएँ आई हैं, जहाँ दिक्कतें आई हैं, वहाँ भी लोगों को राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने ये भी चेतावनी दी है कि आने वाले आज से अगले आने वाले 4-5 दिनों में मौसम में तकरीबन 1 से 2 डिग्री सेल्सियस का तापमान नीचे गिरेगा, जिससे ठंडक हवाएं भी चलेंगी, क्योंकि पर्वतीय जिलों में बर्फबारी भी हुई है, उसकी वजह से मौसम में कुछ ठंडक भी आएगी। लेकिन जहां तक क्योंकि लगातार जो 3 दिनों तक प्रदेश में आफत की बारिश पड़ी है उससे भारी नुकसान हुआ है और लोगों को दिक्कतें भी झेलनी पड़ी हैं। 34 मौतें हुई हैं, 5 लोग मिसिंग हुए हैं इसमें। उसके साथ साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मृतकों को 4 लाख रुपये, जिनको नुकसान हुआ है उनको 1 लाख रुपये और जिनकी पशु हानि हुई है उनको भी मुआवजा देने का ऐलान किया है। इस तरह की सूचनाएं मिली है तो ये कहा सकता है कि राहत बचाव कार्यों पर सरकार तो त्वरित तौर पर आगे बढ़ी है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो पर गए हैं, उन्होंने लोगों से बातचीत की है और आज भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल, उधम सिंह नगर के दौरे पर रहेंगे। खटीमा में लोगों से बातचीत करेंगे, वहाँ कितना नुकसान हुआ उसका आकलन करेंगे और एक बड़ी बात भी है कि तराई के क्षेत्रों में जो फसलों को नुकसान हुआ है उसका भी आकलन करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसानों को उनके नुकसान का मुआवजा मिल सके। इस तरह की ये बड़ी बात हुई है। लेकिन अभी ये कह सकते हैं कि आने वाले 8 से 10 दिनों में मौसम थोड़ा सुहाना रहेगा, ठीक रहेगा और लोगों को दिक्कतें नहीं होंगी, क्योंकि पर्वतीय जिलों में अधिकांश क्षेत्रों में बारिश से जो लैंडस्लाइड है उसकी वजह से तकरीबन 85 सड़कें बंद हुई हैं, उनको खोलने का सिलसिला जारी है। यातायात पूरी तरह से बाधित हुआ है। हालांकि इनमें ग्रामीण और राज्य स्टेट हाईवे ज्यादा है, नेशनल हाईवे कम है। बिल्कुल पंकज, देखिए 3 दिन की आफत के बाद अब राहत पहुंचाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। रामनगर का रुख कर लेंगे। दानिश मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। दानिश, कैसा मौसम अभी बना हुआ है, क्या अपडेट्स हैं, किस तरीके की तैयारी देखने को मिल रही है? देखिए प्राची, मैं आपको बताता हूँ मौसम फिलहाल साफ है, लेकिन अभी आसमान में कोहरा छाया हुआ है और अभी भी हल्के बादल आसमान में देखने को मिल रहे हैं। वही बात करें आसपास के क्षेत्रों की तो फिलहाल राहत की बात यह है कि जो लोग फंसे हुए थे उनको सेना की मदद से निकाल दिया गया है। साथ ही जो सड़कें बंद थी उनको शुरू करने की तैयारी कर दी गई है। ज्यादातर सड़कें खोल दी गई हैं, लेकिन कुछ सड़कें ऐसी हैं जो अभी बंद हैं, जिनको खोलने की तैयारी प्रशासन कर रहा है। साथ ही जो लोग जिनके घर टूटे हैं या फिर जो लोग इस आपदा के अंतर्गत प्रभावित हुए हैं उनको संरक्षित करने की बात स्थानीय प्रशासन कर रहा है। लगभग 60 ऐसे परिवार थे जो जिनके मकान यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुए थे। सुंदरखाल गांव के अंदर लगभग 30 से 35 मकान टूटे थे लोगों के। उनको फिलहाल कहीं और व्यवस्था की गई उनके रुकने की, लेकिन उनको ठीक करने की, उनके मकानों को दोबारा से बनाने की कवायद में स्थानीय प्रशासन लगा हुआ है। अभी जैसी सूचना हमारे पास आ रही है, भद्रोज खान का दौरा करने वाले हैं मुख्यमंत्री, वहां पर राहत बचाव कार्य का जायजा लेंगे। साथ ही रामनगर भी उनके आने की संभावना जताई जा रही है। ठीक है दानिश,
आपने रामनगर के बारे में बताया। अब हम चलेंगे हल्द्वानी। अंकित शाह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, हल्द्वानी में फिलहाल अभी सुबह का मौसम कैसा है, रात कैसी गुजरी और वहां पर किस तरीके से काम चल रहे हैं रेस्क्यू के? राजन जी, आपको बता दें जिस तरह से कि 2 दिन से लगातार जो बारिश हुई थी, जो बारिश ने कहर ढाया था नैनीताल जिले में, आज मौसम ने थोड़ी राहत दी है। मौसम थोड़ा साफ होता नजर आ रहा है। और जिस तरह से नैनीताल जिले की बात करें तो जो आपदा ने लोगों को दिक्कतें पैदा करी और कई लोगों की कैजुअलिटी हुई है, उसको लेकर वो सरकार ने साफ तौर पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि वहां जाकर तुरंत कार्रवाई करें और कार्य करें और आपदा प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाए। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी में ही है और खासतौर पर बात करें तो रुद्रपुर और हल्द्वानी के लिए 2 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जिसमें नोडल अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और जितने भी आपदा प्रभावित लोग हैं उनको तुरंत मुहैया यहाँ पर मदद पहुंचाई जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जिन लोगों की आपदा में जान गई है उनका पोस्टमार्टम वहीं किया जाएगा और 4 लाख रुपए मुआवजा यहाँ पर दिया जाएगा। और लगातार दौरे पे दौरे मुख्यमंत्री यहाँ पर कर रहे हैं, आपदा क्षेत्र में जा रहे हैं और मुख्यमंत्री का साफ तौर पे कहना है कि सरकार जनता के साथ है और इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है अंकित, आप बता रहे हैं कि प्रयास कर रही है और जितने भी लगातार जो है वहां पर 2 दिन की बारिश के बाद अब चीजों को वापस ट्रैक पर लाने का प्रयास हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, पंकज, दानिश और अंकित, इस तमाम जानकारी के लिए और लाइव तस्वीरों के लिए। बिल्कुल, अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से मौसम ने किस कदर तबाही मचाई है, कैसे देवभूमि को इस बारिश से नुकसान पहुंचा है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। तस्वीर चमोली की है, जहां कुदरत का कहर सितम ढा रहा है। हल्द्वानी में चंद सेकंड में ही पूरा पुल बह गया। गोला नदी का बहाव खौफ से भरा था। ये गोला नदी है और जिस तरह से इसका रूप है, ये कई साल पहले जो आपदा आई थी उसके तस्वीरें बयां करती है। ये जिस तरह से लगातार बरसात हो रही है, ये अपने उफान पर है और खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और इस पुल में लगातार देखिए लोगों का आवागमन है, लोग यहाँ पर फोटोग्राफी कर रहे हैं, लोग यहाँ वीडियो बना रहे हैं। लेकिन जिस तरह से प्रशासन अपील कर रहा है कि ऐसी इस जगह पर ना जाए जहाँ पर दिक्कतें हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं सुन रहे हैं, लोग यहाँ पर फोटोग्राफी करने आ रहे हैं। वही मंदाकिनी और रामनगर में बहने वाली कोसी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही, जैसे मानो सब कुछ बहा ले जाना चाहती हो। रामनगर में लगातार 48 घंटों से हो रही बारिश ने कहर बरपाया है। रामनगर से होकर गुजरने वाली कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा था, जिससे रामनगर के पास बसे सुंदरखाल गांव के लोग यहां पर फंस गए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तकरीबन 20 से 25 ऐसे मकान हैं जिसमें लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए कवायद की जा रही है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें यहां पर पहुंची हैं। राफ्ट की मदद से इनको निकालने की कोशिश की जा रही है। 3 दिन से हो रही लगातार बारिश ने जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है। शहरों का संपर्क आपस में टूट गया। क्या सड़क, क्या पुल, क्या रेल की पटरी, सब कुछ तबाह हो गए।
हजारों यात्री फंस गए, लोगों का आपस में संपर्क नहीं हुआ। वहीं इन सब के बीच उत्तराखंड में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा था। हर पल एक नई अनहोनी की खबर आ रही थी। मंगलवार शाम 6 बजे तक 30 लोगों की मौत की खबर आ गई। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने सारे काम छोड़ तबाही पर नजर बनाए हुए थे। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि इस स्थिति में सभी को धैर्य बना के रखना है, सारे लोगों को संयम बरतना है और सरकार हर स्थिति में हर संभव सहायता करने के लिए तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पूरी तरह से यहाँ के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। उन्होंने हर तरीके से कहा है और हवाई जो हमारी वायुसेना है वो भी अपने हेलीकॉप्टर यहाँ पर भेज रही है और जो लोग जहाँ भी फंसे हैं हम उनको सबको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दिन के लिए चारधाम यात्रा स्थगित हुई थी, किंतु अब मौसम दोबारा से खुल रहा है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे विचार से कल से बहुत ही स्मूथली चलेगा सब। कुमाऊं साइड में थोड़ा दिक्कत है, अभी तो हम पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कुमाऊं जाने का प्रयास कर रहे थे और कालागढ़ के आगे मौसम ने अलाउ नहीं किया जी। तो अभी हम पूरा गढ़वाल क्षेत्र देखते हुए कोटद्वार, हिंडौन, पौड़ी सब देखते हुए रुद्रप्रयाग आए हैं और बाकी भी गढ़वाल क्षेत्र को देखा तो गढ़वाल क्षेत्र आज लगभग खुल गया है। ये तस्वीरें उत्तराखंड की तबाही का सिर्फ ट्रेलर भर है, क्योंकि जो आपदा उत्तराखंड में आई है उसका हिसाब अभी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि मौसम की मार इतनी ज्यादा है कि इसके निशान आने वाले कई दिनों तक दिखेंगे। क्योंकि जहां मैदानी बारिश मुसीबत बनी, वहीं धारचूला में हो रही बर्फबारी ने मुश्किलें और बढ़ा दी। लेकिन इस मुश्किल वक्त में एनडीआरएफ की टीम किसी देवदूत से कम नहीं दिखी, जो अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की जान बचाने में जुटी रही। लेकिन जो तस्वीर उत्तराखंड से आई वो रह रहकर 2013 की तबाही जरूर याद दिलाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तबाही की तस्वीरें आपने देखी। आइए अब आपको बताते हैं कि पिछले 2 दिनों की बारिश की वजह से उत्तराखंड के किस जिले में कितनी मौतें हुई। अगर आंकड़ों की बात करें तो पौड़ी में 3, चंपावत में 3, पिथौरागढ़ में 1, नैनीताल में सबसे ज्यादा 18 और अल्मोड़ा में 3 मौतें हुई। बिल्कुल, तो ये तो रही मौतों की बात। अब आपको बताते हैं कि आखिर बारिश की वजह से कितनी सड़कें अभी राज्य में बंद हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से मिली सूचना के मुताबिक प्रदेश भर में हुई भारी बारिश से तकरीबन 85 सड़कें अभी बंद हैं, जिसमें एनएच, स्टेट हाईवे, ग्रामीण सड़कें शामिल हैं। चमोली, पौड़ी, उत्तरकाशी, टिहरी, हर जगह की स्थिति यही है। तो आपको उत्तराखंड में हुई बारिश के बाद कितनी मौतें हुई, सड़कों की क्या स्थिति है, हमने बताया। चलते हैं हमारे सहयोगी कौशल के पास। शुक्रिया राजेंद्र। और बड़ी खबर हम आपको इस ब्रेकिंग सेंटर से बताने जा रहे हैं। ये खबर सीएम धामी के आज के पिथौरागढ़ दौरे को लेकर है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ के दौरे पर रहेंगे और प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। कुछ निजी कार्यक्रमों में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिस्सा ले सकते हैं। तो लगातार एक्शन में जिस तरह से उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला है। बिल्कुल कौशल, तो देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार दौरे कर रहे हैं। पिथौरागढ़ में भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि ये जो मौसम खराब रहा है बीते 3 दिनों से, उसने उत्तराखंड में तबाही मचाई है। कई लोगों की जान चली गई है, संपत्ति का नुकसान हुआ है और इसी का आंकलन खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ राहत पहुंचाने की भी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, और आइए अब आपको दिखाते हैं धुआंधार अंदाज में उत्तराखंड की चुनावी खबरें। देहरादून में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शहीद सम्मान यात्रा के लिए किया रथ रवाना। 21 अक्टूबर से होगी भाजपा की शहीद सम्मान यात्रा की शुरुआत। उत्तराखंड में दल बदलने की स्थिति के बीच कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह और ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी हरक सिंह रावत के घर पहुंचे। हरक के घर पर विधायक उमेश शर्मा भी थे मौजूद। उत्तराखंड में मौसम की मार पर भी सियासत शुरू। कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस ने कहा सरकार प्रदेश के हालात पर पूरी तरह से फेल। 2022 चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां शुरू। आज से बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर मांगेंगे वोट। विकास के कामों के नाम पर वोट मांगने का होगा काम। रुद्रप्रयाग में बोले सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, केंद्र और राज्य सरकार सैनिकों के हितों में ले रहे अनेक फैसले। 1 रैंक 1 पेंशन जैसी अनेक उपलब्धियां सरकार के पास।
और आइए बात करते हैं कि यूपी में किस नेता की कहां सभा होनी है, कहां रैली होने वाली है, और इसके लिए हम रुख करेंगे मेरे सहयोगी प्राची का। जी राजेंद्र, तो देखिए जल्दी से बता देते हैं कि आज किस नेता का कहां पर दौरा रहने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश साहनी का, जो आज जौनपुर में रहेंगे। आज जौनपुर में उनकी एक जनसभा होगी। वो निषाद समाज से आते हैं, लिहाजा सभा के जरिए निषाद वोट बैंक को साधने की वो कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर दूसरे नेताओं की बात करें तो वहीं आज निषाद पार्टी के अध्यक्ष और एमएलसी डॉक्टर संजय निषाद जो हैं वो भदोही में रहेंगे। यहां पर उनको एक जनसभा को संबोधित करना है। संजय निषाद की भी कोशिश यही है कि वो भी निषाद समाज को साध सकें, वोट बैंक को साध सकें। यूपी के पूर्वांचल में निषाद समाज की एक अहम भूमिका होती है चुनावों में। इसके साथ ही साथ शिवपाल यादव भी आज कहां रहेंगे ये भी बता देते हैं। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव अपनी सामाजिक परिवर्तन यात्रा के दूसरे चरण के तीसरे दिन आज महोबा से बांदा होते हुए फतेहपुर जाने वाले हैं। शिवपाल महोबा से 1 बजे बांदा पहुंचेंगे। बांदा में शिवपाल रामलीला मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा के बाद बांदा से फतेहपुर के लिए रवाना हो जाएंगे शिवपाल सिंह यादव। तो ये आज के वो दौरे हैं जो कि उत्तर प्रदेश में अहम रहने वाले हैं। राजेंद्र, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद प्राची। आइए बताते हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक है और चुनावी सरगर्मियां हैं, तो जाहिर है कि नेताजी के लिए व्यस्त होने की चुनौती भी है। लेकिन इस चुनौती के लिए नेताजी कितने फिट हैं, तो कितने हिट हैं। हम बात कर रहे हैं उन नेताओं की जो खुद को व्यस्त शेड्यूल के बावजूद फिट रखते हैं, लेकिन फिट रहने के लिए वो क्या करते हैं, आज हम दिखाएंगे। बिजनौर की नहटौर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक ओम कुमार का फिट रहने का हिट फॉर्मूला। हम लोग ईश्वरवादी आदमी हैं, भगवान पे भरोसा रखते हैं और सुबह उठ कर के सबसे पहले भगवान को स्मरण करने के बाद धरती माँ को चूमने के बाद हम अपने बेड से उठ कर के पहले वॉक करते हैं। फिर वॉक करने के बाद में सभी जो भी एक्सरसाइज हैं वो करते हैं और उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि अगर शरीर स्वस्थ होगा हमारा, तभी हम दूसरों की मदद कर पाएंगे। तो पहले अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। नहाने के बाद में सुबह 10-12 बादाम खाता हूँ, फिर आधा गिलास लगभग दूध पीता हूँ और फिर क्षेत्र में निकलने से पहले 2 या 3 रोटी सब्जी के साथ में खा करके और हम क्षेत्र में निकल जाते हैं। तो नहटौर से विधायक उमेश कुमार की बात आपने देखी और वो बता रहे थे कि किस तरह से हल्का खाना लेते हैं और कैसे अनुशासित जीवन जीते हैं स्वस्थ रहने के लिए।